नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन समझने की जरूरत इस वक्त सबसे बड़ी खबर की है। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाते ही बांध टूट गया है। शुक्रवार को ही सीएम ने निरीक्षण किया था। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, निरीक्षण के तुरंत बाद बांध टूटा और सीएम नीतीश के जाते ही यह बांध टूट गया है। और आज ही सीएम ने निरीक्षण किया था लखनदेई उड़ाही परियोजना का, लेकिन तटबंध टूटने से सोनबरसा पथ पर पानी फैल गया है। और ये तस्वीरें जिसमें पानी फैलता जा रहा है और किस तरीके से तटबंध टूटा है, यह आप देख सकते हैं। किनारे पर बैठा जो व्यक्ति है वो देख रहा है इसे कि कितना पानी का जो बहाव है वो कितना तेज है। तो निरीक्षण के तुरंत बाद ये बांध टूट गया है। सीएम नीतीश के उड़ान भरते ही ये बांध टूट गया। तो ये बड़ी खबर, निरीक्षण के तुरंत बाद ये बांध टूटा। हालांकि अब इसकी समीक्षा होगी कि ये बांध कैसे टूटा। सीएम ने आज ही निरीक्षण किया था लखनदेई उड़ाही परियोजना का। तो ऐसे में इस बांध के टूटने का क्या कारण है, ये अब समीक्षा की जद में है। राकेश रंजन हमारे साथ है। राकेश, नीतीश कुमार जब तक थे, निरीक्षण कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। जैसे ही निकले पानी निकलना शुरू हो गया, कैसे हुआ ये सब? जी, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जैसे ही हवा में उड़ान भरा, इसके साथ ही जो तटबंध के जो सुरक्षात्मक तटबंध थे जो नदी उड़ाही के समय बनाए गए थे वो धराशाही होने लगे और इलाके के चारों तरफ पानी फैल गया। लोगों में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बाढ़ जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट जो वीक होता है वहां पर उस समय आता है। लेकिन नेपाल के जलग्रहण वाले जो इलाके हैं वहां भारी बरसात हुआ और जो लखनदेई नदी की उड़ाही हुई है उसमें पानी का दबाव बना और जो सुरक्षात्मक तटबंध जो बनाए गए थे उड़ाही के लिए वो धराशाही हो गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि 7 साल पहले ये योजना की शुरुआत की गई थी। 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे और 3 किलोमीटर की दूरी में यह योजना लगातार दम तोड़ रही थी, क्योंकि किसानों का जमीन का जो मुआवजा था वो नहीं दिया जा रहा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। और यही वजह थी कि किसान अपने जमीन पर नदी की उड़ाही नहीं करने दे रहे थे। और एक बड़ी बात थी कि उनका जमीन का उड़ाही का काम दिया गया जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी थे उनके निर्देश के आलोक में, और यहाँ पर काम हुआ और मुख्यमंत्री आज आए, हेलीकॉप्टर लैंड उनका किया और तकरीबन 20 से 25 मिनट वहां पर रुके, कार्यों का जायजा लिए, अधिकारियों से बातचीत की। और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरा, जो सुरक्षात्मक तटबंध था वो धराशाही हो गया। पानी चारों तरफ इलाके में, चलिए ये दिख रहा है, ये काफी पानी का जो प्रेशर है एक तरफ से दूसरी तरफ जाता दिख रहा है। फिलहाल हालात क्या है राकेश? फिलहाल हालात है कि जो इलाके हैं वहां पर पानी का फैलाव हो रहा है। हालांकि जो नदी का उड़ाही था मुख्यमंत्री के जाने के बाद तो पानी का दबाव जरूर कम हुआ है। लेकिन ये सवाल गंभीर है कि आखिरकार इतनी बड़ी भारी भरकम राशि खर्च होने के बाद आनंद फानन में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर तय किया गया है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। चलिए अब आप तस्वीरें देखिए कि शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने बांध का निरीक्षण किया और उनके जाते ही बांध धराशायी हो गया। बांध के टूटने के बाद कई गांव में यह पानी फैलता जा रहा है। एक बार फिर अधिकारियों ने सरकार की फजीहत करा दी और इस बार जल संसाधन विभाग ने सरकार की किरकिरी कराई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखनदेई नदी उड़ाही परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही सोनबरसा के खोपराहा से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ा, कार्यक्रम स्थल पर ही सुरक्षा तटबंध टूट गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी फैल गया। 2 तस्वीरें स्क्रीन पर, करोड़ों की लागत आई थी, किरकिरी हो गई। चलिए इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए। बांध का टूटना बड़ी लापरवाही होती है। यह बांध कैसे टूटा, क्यों टूटा, इसके पीछे कारण क्या रहे, क्या लापरवाही रही? मतलब बांध के निर्माण में लापरवाही बरती गई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लखनदेई परियोजना 100 करोड़ की है। 100 करोड़ की योजना में घालमेल हुआ है, यह बांध ये बता रहा है। सवाल यह है कि किसकी लापरवाही से बांध का निर्माण हुआ? क्या बांध का निर्माण सिर्फ खानापूर्ति थी, सिर्फ उसे मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था और अभी बांध टूट गया तो बाढ़ के हालात में क्या होगा, लोग इस चिंता में डूबे जा रहे हैं।
सीतामढ़ी में हर साल भीषण बाढ़ आती है और लोग जो उस पार बैठे थे वो उसी पार रह गए क्योंकि बहाव तेज था और ऐसे में चिंता होना जायज है। और राकेश रंजन ने क्या रिपोर्टिंग की है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के खाप कोपराहा गांव में अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नदी की उड़ाही का कार्य था उसका निरीक्षण करके हेलीकॉप्टर से अगले कार्यक्रम के लिए यहां से निकले हैं। और लेकिन आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं जल संसाधन विभाग की लापरवाही का कि जल संसाधन विभाग ने निजाम को खुश करने के लिए यहां पर जो नदी उड़ाही का काम था उसको आनन फानन में कर दिया और थोड़ी ही देर बाद जो जल लखनदेई नदी है उसमें पानी की बढ़ोतरी हो गई और जो नदी के दोनों तरफ बांध बनाए गए थे वह टूटने लगे हैं। और इसका कारण यह हुआ है कि यहाँ आसपास के इलाके में दर्जनों एकड़ जो किसानों के खेत में फसल लगे हुए थे वो बर्बाद हो गए हैं और खेतों में पानी आ गया है और कई जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है और पानी जो गांव के खेतों में है वहां बहने लगे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो बिहार में हर साल बाढ़ बेदर्द दरिया बनकर आता है, बिहार के कई जिलों को बर्बाद करता है, चला जाता है। अभी मई का महीना है, जून के मध्य तक बिहार में मानसून आने की संभावना है, लिहाजा मानसून से पहले मुख्यमंत्री नीतीश एक्टिव हो चुके हैं। ये तैयारी है बाढ़ से निपटने की, ये तैयारी है बाढ़ की विभीषिका को कम करने की। मॉनसून आने में अभी महीने भर की देरी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मॉनसून से पहले ही एक्टिव है ताकि बाढ़ की बर्बादी को रोका जा सके। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार सुपौल के वीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फिजिकल मॉडलिंग सेंटर और पूर्वी कोसी तटबंध पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया। हर काम को सीएम ने बारीकी से देखा, समझा। यहाँ सीएम करीब 2 घंटे तक रुके और जायजा लेने के बाद विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीएम ने वीरपुर में बन रहे देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पहुंचकर लगभग 18 मिनट तक निरीक्षण किया। वीरपुर का मॉडलिंग सेंटर देश का दूसरा और विश्व का 5वां फिजिकल मॉडल सेंटर है। इसे CWPRS पुणे के आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें रिवर मार्कोलॉजी से नदी के बहाव की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाएगा। 2008 की कुशहा त्रासदी के बाद ये महसूस किया गया कि कोसी के साथ साथ बिहार की दूसरी नदियों के बाढ़ कटाव की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए एक रिसर्च सेंटर बिहार में बनाया जाए। इसी मकसद से विश्व बैंक की सहायता से 108 करोड़ की लागत से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर वीरपुर में बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। जायजा लेने के बाद सीएम ने दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया। कुशहा त्रासदी के बाद 3 अप्रैल 2010 को मुख्यमंत्री ने वीरपुर में रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की थी, जो अब जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन जाने से बाढ़ से 72 घंटे पहले सूचना मिल जाएगी। विश्व बैंक की मदद से पूर्वी कोसी तटबंध के अलग अलग अस्परों को भी मजबूत किया जा रहा है। मतलब बाढ़ से बिहार को बचाने के लिए सीएम नीतीश कुमार इस बार वक्त से काफी पहले एक्टिव है। सुपौल से न्यूज 18 के लिए अमित झा की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को भी समझिए कि जिस फिजिकल मॉडलिंग सेंटर को देखने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे उसका बाढ़ को लेकर क्या महत्व है, समझिए इसे। 2008 में कुशहा त्रासदी हुई थी जिसमें 500 से अधिक लोगों की जान गई थी, लाखों लोग बेघर हो गए थे। 3 अप्रैल 2010 की तारीख थी, मुख्यमंत्री ने वीरपुर में रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की थी। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन जाने से बाढ़ से 72 घंटे पहले सूचना मिल जाएगी, स्टडी कर बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी दी जाएगी। और अभी तक कोसी बेसिन में बाढ़ और पूर्व के कटाव निरोधी कार्य परंपरागत तरीके से, दादा आदम के जमाने के तरीके से किए जाते थे। कोसी बेसिन में पूर्वानुमान 72 घंटे पहले किया जाए और इसके लिए 2 तरह के मॉडलिंग की व्यवस्था की जा रही है। एक मैथमेटिकल मॉडलिंग का केंद्र पटना में बनाया गया है, दूसरा फिजिकल सेंटर वीरपुर में बनाया जा रहा है। वीरपुर का जो मॉडल सेंटर देश का दूसरा और विश्व का 5वां फिजिकल मॉडल सेंटर है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हो गई और यह तीसरा मौका है जब सीएम की सुरक्षा में चूक देखने को मिली।
फिर सवाल है कि बार बार सीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो जा रही है। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना से सुपौल के लिए निकला था। सीएम बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन पटना में ही थोड़ी दूरी पर सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आ गई। सुपौल जाने के दौरान सीएम नीतीश का काफिला राजधानी के जगजीवन राम गोलंबर के पास पहुंचता है, जो सीएम हाउस के काफी नजदीक है। जगजीवन राम गोलंबर के पास सबसे पहले सफेद रंग की गाड़ी गुजरती है, फिर सुरक्षा में तैनात जिप्सी गुजरती है, उसके बाद ये तीसरी गाड़ी सीएम नीतीश की गाड़ी निकलती है। हरे रंग की नंबर प्लेट लगी इसी गाड़ी में सीएम नीतीश कुमार बैठे थे। जैसे ही ये गाड़ी कुछ दूरी पर पहुंचती है, सामने से एक सफेद रंग की गाड़ी आती आपको दिखाई दे रही है। एक मौका ऐसा आया जब सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी और काफिले में घुसी ये गाड़ी बिल्कुल आमने सामने थी। जाहिर है काफिले में एक अनजान गाड़ी का होना सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सीएम की सुरक्षा में चूक का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल 2 बार सीएम की सुरक्षा में चूक हो चुकी है। मार्च 2022 में बख्तियारपुर में जन संवाद यात्रा में माल्यार्पण के दौरान सीएम पर हमला हुआ था, जबकि इसी साल अप्रैल में नालंदा में सीएम की सभा स्थल से थोड़ी दूर पर एक मामूली सा धमाका भी हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला सड़कों पर निकलता है तो सिक्योरिटी खास तौर पर अलर्ट मोड में रहती है। सभी चौक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को बदला जाता है। जिस तरफ से काफिला निकलता है वहां थोड़ी देर के लिए दूसरी गाड़ियों की एंट्री रोक दी जाती है। इसके लिए खास तौर पर तैयारी रहती है। तो फिर सवाल है कि एक बार फिर सीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुरक्षा घेरा होता कैसा है, तो ये जानिए कि सीएम की जो सिक्योरिटी होती है वो कई लेयर में होती है और सबसे नजदीक रहती है सीपीटी की टीम। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगभग 600 लोग रहते हैं। एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप इसके लिए जिम्मेदार होता है। एसएसजी यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की अलग से एक ट्रेनिंग होती है। एसएसजी स्पेशल ब्रांच में आता है। तेज तर्रार युवाओं को इसमें रखा जाता है। मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं तो 40 से 50 जवान सुरक्षा में होते हैं। उनकी सुरक्षा कई लेयर में होती है। इसमें बीएमपी, स्थानीय पुलिस के अलावा एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग ग्रुप के साथ सीपीटी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ग्रुप भी कि उसकी टीम जो है वो शामिल रहती है। सीपीटी ही वो टीम है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास आपको दिखाई देती है। सीपीटी के लोग ही मुख्यमंत्री को हाथों से चारों ओर से घेरे रहते हैं और इसके अलावा स्क्वाड की टीम भी अलग से होती है। 2 लगातार घटनाएं घटी तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया। इसलिए इतने तरह के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अगर कोई कार काफिले में घुस जाए, प्रवेश कर जाए, तो यह बड़ी चूक मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में गुस्सा है। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा हमले में शामिल 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने की खबर है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुआ। कहीं आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की गई तो कहीं पाकिस्तान के झंडे जलाकर इस आतंकवादी घटना पर विरोध जताया गया। बड़गाम में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। गुरुवार को आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की थी, जिसके बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राहुल भट्ट के परिवार वालों से मिले और दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने राहुल भट्ट का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी पहुंचे और घटना में शामिल आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात की। इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से
निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर विस्थापित होने का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडितों में रोष है और वो सरकार से पुख्ता कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। कश्मीर में ये कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, सनातनियों के साथ हो रहा है। वहां चुप रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में हिंदुओं को ये सफर करना पड़ेगा। ये बडगाम में गुरुवार को राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने हत्या की थी। ऑफिस में काम करने के दौरान आतंकवादियों ने राहुल को गोली मार दी थी। ऑफिस में नाम पूछकर आतंकवादियों ने राहुल को निशाना बनाया था। इस वारदात की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है, लेकिन असल में इस घटना के पीछे लश्कर या जैश जैसे आतंकवादी संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचने के लिए ISI के इशारे पर कश्मीर टाइगर्स का नाम ले रहे हैं। साल की ये तीसरी घटना है जिसमें घाटी में कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। इससे एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस खबर को भी समझते हैं। आतंकियों ने नाम पूछकर राहुल को गोली मारी, मतलब आतंकियों की मंशा साफ है। आतंकी पंडितों में खौफ कायम करना चाहते हैं। आतंकियों ने नए तरह का हथकंडा अपनाया है। आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम है टारगेट किलिंग। घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उन्हें यह अच्छी तरह से पता होता है कि कब और किस समय हमला करना होगा। पिछले साल 8 अक्टूबर को आतंकियों ने 2 टीचर की हत्या की थी। स्कूल में हर एक स्टाफ और टीचरों की पहचान पत्र चेक किया था। पहचान पत्र देखने के बाद गोली मारी गई थी। पिछले साल अक्टूबर में बिहार के रहने वाले लोगों पर आतंकियों ने हमला किया था। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई थी। वीरेंद्र कश्मीर में गोलगप्पे बेचते थे। एक दिन बाद ही आतंकियों ने बांका के रहने वाले अरविंद शाह की हत्या की। दोनों तकरीबन 10 सालों से कश्मीर में रह रहे थे। सवा महीने पहले भी 4 अप्रैल को पुलवामा में बिहार के 2 श्रमिकों पर आतंकियों ने उनके कमरे में दाखिल होकर फायरिंग की थी। तो जाहिर है कि आतंकी टारगेट किलिंग के जरिए घाटी में खौफ कायम करना चाहते हैं, क्योंकि 370 हटने के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।